हाँ तो बेटा देखो, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। कोई भी एक सिंगल वर्ड सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आ सकता है। बट ये समझ लीजिए कि कोई भी शब्द, जैसे अब हम बात कर रहे हैं दैट की, अगर दैट कंजंक्शन है तो फिर वो कंजंक्शन की तरह रिएक्ट करेगा, प्रोनाउन की नहीं। अगर वो प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन की तरह रिएक्ट करेगा, वो कंजंक्शन की तरह नहीं। और अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव का काम करेगा, वो प्रोनाउन और कंजंक्शन का नहीं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर किसी वाक्य में दैट जो है एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, किसी वाक्य में जो दैट है एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, अगर कोई विद्यार्थी ये मान ले कि वो तो प्रोनाउन है, तो कॉन्सेप्ट कौन से फिट करेगा? प्रोनाउन के। तो वो कंजंक्शन में अगर प्रोनाउन के नियम लगाएगा तो कैसे ठीक हो जाएगा? भाई किसी को टाइफाइड है, वो चिकनगुनिया की मेडिसिन खाएगा, जिसे चिकनगुनिया टाइफाइड की मेडिसिन खाएगा तो कैसे ठीक हो जाएगा? तो अब इसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना जरूरी है। तो मैं आपको अब यही समझा रहा हूं कि अगर दैट शब्द आए तो वो सेंटेंस में कंजंक्शन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, पहले ही से समझो। जब आप ये समझ पाओगे तो आप समझ पाओगे कि भाई कंजंक्शन दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, और अगर वो प्रोनाउन है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, और या फिर नाउन का रिप्लेसमेंट होगा। प्रोनाउन है तो नाउन का रिप्लेसमेंट होगा, और सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर वो एडजेक्टिव है तो फिर वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो इस बात को अगर समझना है तो भाई पहले इन दो वाक्यों को देखिए और इन दोनों वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहां पर भी दैट है और यहां पर भी दैट है। तो पहले हिंदी से समझ लो, पहले हिंदी से समझो, फिर बाद में इंग्लिश समझें। क्योंकि इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश के नियम लगेंगे तो इंग्लिश जल्दी समझ में आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेते हैं। हमने कहा आई नो सच अ मैन, कह रहा मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, मैं ऐसे आदमी को जानता हूं। कैसे? तो कह रहा है जो काम करता है देर रात तक। तो यहां पर दैट का मतलब है जो। पढ़ के देख लो। अब यहां पर क्या बोलता है? शी टोल्ड मी दैट, कि शी ने मुझे बताया था दैट की, तो की। अब यहां पर इसका मतलब हो गया कि ही वर्कड टिल लेट नाइट, कि भाई वो देर रात तक काम करता है, ऐसा उसने मुझे बताया था। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर तो दैट का मतलब है जो, यहां पर दैट का मतलब है की। तो भैया बात करें हिंदी से तो बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि यहां पे लिखा दैट ही है, लेकिन दैट की दोनों जगह हिंदी अलग है। तो बेटा हिंदी से बात समझ में नहीं आएगी, आपको समझ में आएगी कि अब ये हिंदी अलग क्यों हुई। क्योंकि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया, क्योंकि इनकी वर्किंग बदल गई। तो कैसे वर्किंग बदल गई? तो देखें, उसने कहा आई नो सच अ मैन, कह रहा मैं कैसे आदमी को जानता हूं। तो फिर कहा कि भाई तू कैसे आदमी को जानता है, मुझे तो बता कि तू कैसे आदमी को जानता है। कह रहा है जो वर्क करता है टिल लेट नाइट, जो देर रात तक काम करता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है जो काम करता है टिल लेट नाइट, ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है, ये एक डिस्क्रिप्शन है जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये एक रिलेटिव क्लॉज है जो डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है किसका है? इस मैन का। ये डिस्क्रिप्शन किसका है? ये इस मैन का डिस्क्रिप्शन है कि मैन जो है वही तो देर रात तक काम करता है। लेकिन पॉइंट इज, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना मेरी बात पर। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो मैं किसे जानता हूं? तो उसने कहा सच अ मैन। तो सच अ मैन की बात करें तो भाई ये तो पूरा, ये फ्रेज तो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसने कहा वर्क स्टिल लेट नाइट, वो देर रात तक काम करता है। तो ये काम जो करता है देर रात तक कौन करता है? ये आदमी करता है भाई, ये मैन ही देर रात तक काम करता है। तो मींस इस वर्ब का जो काम कर रहा है वो मैन कर रहा है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट फिर तो मैन हुआ। अब यहां कंफ्यूजन कि सर जो शब्द नो जो कि इस वर्ब का, जो कि एक वर्ब है, मेन वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ये तो पहले ही ऑब्जेक्ट सिद्ध हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और वर्ब का सब्जेक्ट कैसे बन सकता है? सही बात। इस एक से भाई एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आ सकता है, लेकिन एक सेंटेंस में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। वो एक सेंटेंस में वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। एक ही सेंटेंस में वो एडजेक्टिव भी हो जाए, कंजंक्शन भी हो जाए तो नहीं हो पाएगा। या तो वो एडजेक्टिव है या वो कंजंक्शन है, या तो प्रोनाउन है या फिर वो एडजेक्टिव है। बात समझ रहे बात को? तो यहां पर
बात ऐसी है कि अगर ये नो का ऑब्जेक्ट है तो फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन काम तो यही कर रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नाउन है ना, ये मैन इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका सब्जेक्ट है। तो अब आपको करना पड़ेगा कि आपको इसका एक डुप्लीकेट लिखना पड़ेगा। तो हमने इसका एक डुप्लीकेट लिख दिया, आई नो सच ए मैन, मैं ऐसे आदमी को जानता हूं। कह रहा है मैन वर्क्स टिल नाइट, कि वो आदमी जो देर रात तक काम करता है। तो ये मैन इस नो का तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये मैन जो हो गया इस वर्ब का सब्जेक्ट, लेकिन मैन और मैन दोनों इकट्ठे लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगी। तो फिर हमने एक नाउन को, इस नाउन को हटाने के लिए इसके स्थान पर एक शब्द लिख दिया दैट, जो कि इस नाउन का रिप्लेसमेंट है। और अगर ये नाउन का रिप्लेसमेंट है तो ये प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पॉइंट इज, अब यहां पर ये इस नाउन का रिप्लेसमेंट है, ये प्रोनाउन है, और अब ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो बेटा वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो बेटा दैट यहां पर प्रोनाउन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसका असली नाम होगा रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर दैट प्रोनाउन है जो इस नाउन का रिप्लेसमेंट है। तो बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो ये है। तो मैन जो है इस नो का ऑब्जेक्ट और वर्ब्स का जो सब्जेक्ट है वो दैट है, हुआ यही। और जो हमारा ये मैन है एक ही तो है। तो हमारा जो एंटीसीडेंट होता है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो शब्द एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन एक ही बात होती है। आई नो सच ए मैन, मैं कैसे आदमी को जानता हूं, कैसे आदमी को, क्या जो। तो ये जो कौन है? ये आदमी तो है। तो पॉइंट इज, ये एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन एक ही बात होती है। तो अब एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो इसका मतलब है दैट ये मैन जो है रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर है, अरे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। और अगर इधर एमीएन होता तो ये जो दैट है ये प्लूरल हो जाता, तो यहां पर वर्क लिखना पड़ता, प्लूरल वर्क। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे? पॉइंट क्लियर कि यहां पर जो दैट है वो प्रोनाउन है, जो एक नाउन का रिप्लेसमेंट है। नीचे वाले वाक्य में देखें, शी टोल्ड मी, तो ये जो दैट है क्या इस मी का को डिस्क्राइब कर रहा है? क्या ये जो मी है, मी का रिप्लेसमेंट है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं है, ये इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। डिस्क्राइब नहीं कर रहा है तो ये रिलेटिव क्लॉज नहीं है। ये रिलेटिव क्लॉज है जो इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्लोज जो है इस मैन का डिस्क्रिप्शन है, जबकि ये क्लोज इस मी का या टोल्ड का या शी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बात यह आती है यहां पर कुछ और नियम लग रहे हैं। वो यहां क्या नियम लग रहे हैं? तो यहां नियम है शी टोल्ड मी। तो देखो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये पूरे का पूरा एक वाक्य है। ये पूरे का पूरा एक वाक्य है। वाक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटेंस। वाक्य को हम इंग्लिश में कहेंगे सेंटेंस। जब एक बड़े वाक्य में एक छोटा वाक्य आ जाए, जब बड़े वाक्य में एक छोटा वाक्य आ जाए तो बेटा वाक्य के लिए हमें एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। बड़े वाक्य में एक छोटा वाक्य आ जाए तो वो छोटा वाक्य उपवाक्य कहलाता है। तो उपवाक्य, और उपवाक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं क्लॉज। तो जब एक ही सेंटेंस में, एक बड़े सेंटेंस में एक छोटा वाक्य उपवाक्य आ जाए तो उसे क्लॉज कहेंगे। तो एक क्लॉज है जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब है। और बेटा यही बात, एक बड़े वाक्य के अंदर एक छोटा उपवाक्य आ जाए तो ये भी एक उपवाक्य है। उपवाक्य को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉज। तो इसका अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब। तो भाई एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। और बेटा दो सेम कैटेगरी के क्लॉज को, दो सेम कैटेगरी के शब्द या शब्दों के समूह को जोड़ने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। तो यहां पर जो दैट हुआ वो हुआ कंजंक्शन। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो यहां पर ये जो दैट हुआ ये हो गया कंजंक्शन। तो अब समझ में आ गया होगा ये प्रोनाउन है, ये अलग काम कर रहा है, ये नाउन का रिप्लेसमेंट है। ये नाउन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन। और जो कंजंक्शन से क्लॉज शुरू होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जो कंजंक्शन से शुरू ना हो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। बाकी तो क्लॉज की अपनी एक लंबी कहानी है, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। बाकी मैंने छोटा सा पॉइंट दैट के लिए समझाया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि भाई जो दैट है वो कंजंक्शन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। क्लियर है? कंजंक्शन प्रोनाउन।
क्योंकि फिर बता रहा हूं, अगर आपने कंजंक्शन में प्रोनाउन में कंजंक्शन के नियम लगाए तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर आपने इसे प्रोनाउन समझ लिया, आपने इसे ये समझ लिया, तो आप पता नहीं क्या क्या कर जाओगे इसके साथ। और अगर आपने इसे ये समझ लिया, अगर आपने इसे कंजंक्शन समझ लिया, तो आप कुछ और नियम लगाने लग जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, नियम ही समझ में नहीं आएगा फिर। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। कैसे होता है, चलिए अब इस पर थोड़ी सी चर्चा। मैंने लिखा दैट कार इज माइन। अरे कार तो लिखा ही नहीं, वाह। दैट कार इज माइन, या मैं लिख दूं दैट इज माई कार। देखो इन दोनों का मीनिंग सेम है, थोड़ा सा सेंस अलग है, थोड़ा सेंस अलग है कि दैट कार इज माइन या दैट इज माई कार। समझ रहे, दैट कार इज माइन या दैट इज माई कार। तो एक बात को कहने के दो तरीके हो जाते हैं, तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमारी जो चर्चा है इस दैट की चर्चा है, फिलहाल जो हमारी चर्चा है इस दैट की चर्चा है। बाकी तो इसका थोड़ा सा सेंस अलग और इसका थोड़ा सेंस अलग होता है, लेकिन वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इसे सेम मीनिंग माने, एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस है। लेकिन अब यहां पर ग्रामर देखें, जो हम चर्चा कर रहे हैं दैट की। पहले वाला वाक्य देखिए, पहले वाला वाक्य देखिए, तो उसके अंदर क्या है, दैट कार इज माइन। तो यहां पर जो इज है वो मेन वर्ब है, और दुनिया का कोई भी वर्ब ऐसा नहीं है जिसको सब्जेक्ट ना मिले। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, कार। तो कार इसका सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन। तो मींस ये क्या हुआ, ये नाउन, ये क्या हुआ, नाउन। और बेटा नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड दैट कार, नाउन के कार की तरफ इशारा कर रहा। कार कैसी है, दैट कार। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, आ रहा है आप समझ। तो अब तो दैट एडजेक्टिव बन गया, अब तो दैट एडजेक्टिव बन गया। तो यहां पर कहता है दैट इज माई कार। और अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, तो जैसा मैंने अभी कहा कि ये मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के आ नहीं सकती। तो भाई इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है दैट। और अगर ये सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो भाई ये नाउन है नहीं, तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन। तो यहां पर ये प्रोनाउन बन रहा है। और जो अगर प्रोनाउन है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बेटा इस कंडीशन में हम इसे कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। जब कोई चीज दूर होती है तो हम दैट से डिस्क्राइब करते हैं, पास होता है तो दिस से डिस्क्राइब करते हैं। तो दिस बैग दैट बैग, दिस गर्ल दैट गर्ल। समझ में आ गया। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम दैट को कंजंक्शन भी बना सकते हैं, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का बहुत बड़ा महत्व है, और उसका सबसे बड़ा फायदा है कि अंग्रेजी के अंदर आए हुए एरर्स को आप डिटेक्ट कर पाएंगे अगर आप पर्टिकुलर वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से जानते हैं तो।